व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से अभी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अपग्रेडेड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश किया जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी अपने जवानों को एक रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है, जिससे वो अपने हर एक जवान की लाइव पोजीशन और हरकत का पता लगा सकते हैं, साथ ही उनको ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। रशियन एयरफोर्स को अभी फाइनली SU-57 की पहली यूनिट को डिलीवर किया जा चुका है और एरो इंडिया शो के अवसर पर हो सकता है इसे खरीदने के लिए रशिया भारत को ऑफर देने वाला है। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद पहली बार भारत के रफाल एक इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अंत में बजट की कमी होने की वजह से इंडियन नेवी की अपग्रेडेशन प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को लेके है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से अभी काफी तेजी से माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को अपग्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है। अब माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल आमतौर पर इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे कि नक्सल के खिलाफ काफी कारगर साबित होते हैं। ये आमतौर पर माइंस और आईडी के इस्तेमाल करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स और कॉन्वॉय के ऊपर हमला करते हैं और इनसे ये माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल काफी हद तक हमारे जवानों को सुरक्षित रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ऐसे 120 व्हीकल को और हमारी आर्मी की तरफ से 200 व्हीकल के लिए भी पहले से ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है, लेकिन अभी इसकी एक नई अपग्रेडेड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है जो कि पहले के वेरिएंट के मुकाबले बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकेगा और इसके लिए अभी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को एक सेपरेट ऑर्डर को दिया गया है। इसके अंदर वर्तमान की माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को बेहतर और बड़े आईडी अटैक को झेलने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है और ये आगे चल के सभी नक्सल ऑपरेटेड एरिया में जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश में ऑपरेट करने वाले CRPF या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया जाने वाला है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से बताया गया है कि वो काफी तेजी से इन पर काम कर और वो बहुत ही जल्दी इस तरीके की पहली व्हीकल को बनाकर डिलीवर करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। जैसे कि अभी भी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी प्रॉपर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है और सर्दियों में भी भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से दोनों ही तरफ से अपने अपने ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय करके रखा गया है। इसी बीच एक खबर सामने आया था कि चाइना की तरफ से अभी अपने ट्रूप्स को टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है जो कि सोल्जर्स को रियल टाइम कॉम्बैट डाटा या मिशन डाटा को शेयर करने की क्षमता देने वाला है। इन सिस्टम को अभी मेनली चाइना की तिब्बत मिलिट्री कमांड के अंदर इक्विप किया जा रहा है और हाल ही में ही चाइना की तरफ से इन सिस्टम को लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई में मौजूद उनके जवानों के साथ टेस्ट किया गया है। चाइना की CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टम की मदद से पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांड पोस्ट या हेडक्वार्टर से अपने सभी जवानों के ऊपर नजर रखा जा सकता है, यहाँ तक कि वो बैटलफील्ड में किस सिचुएशन में और क्या कर रहे हैं इसके बारे में लाइव डाटा को शेयर किया जा सकता है या फिर एक्सेस किया जा सकता है। अब ये 2 तरफा चैनल है, यानी कि सोल्जर्स की रियल टाइम डाटा को देखने के साथ साथ इसमें हेडक्वार्टर की तरफ से सोल्जर्स को नए मिशन ऑब्जेक्टिव को भी दिया जा सकता है और उनको आगे क्या करना है इसके बारे में ऑर्डर को पास किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर पहले उनके पास उस एरिया में कोई सर्वेलेंस ड्रोन मौजूद होगा तो वो बेहतर तरीके से अपने ट्रूप्स को मिशन के लिए गाइड कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टम को जैम करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी मजबूत है और इसे इजीली जैम नहीं किया जा सकता है। इसमें हर एक सोल्जर को टैबलेट की तरह सिस्टम को दिया गया होता है जिसकी मदद से उनको गाइड किया जा सकता है और उनके राइफल में और हेलमेट में जो कैमरा लगे हुए होते हैं उन सब की मदद से लाइव डाटा को शेयर किया जा सकता है। यानी कि बैटलफील्ड में एक सोल्जर जो भी देखता है उसको कंट्रोल रूम में भी देखा जा सकता है और कंट्रोल रूम से वॉइस या कोड के जरिए उनको मैसेज पास किया जा सकता है। अगला अपडेट SU-57 को लेके है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया को अभी अपनी पहली SU-57 को डिलीवर किया जा चुका है। अगस्त में एक खबर सामने आया था कि रोस्टेक ऑपरेशन की तरफ से अभी SU-57 की फाइनल एक्सेप्टेंस ट्रायल को किया जा रहा था और ये रेंट तक इसको रशियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। अभी खबर सामने आया कि इसकी सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और फाइनली SU-57 की प्रोडक्शन वेरिएंट की पहली एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ये पहले स्टेज के इंजन के साथ है, यानी कि SU-57 के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप किया गया था वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है।
अब सेम कन्फिगरेशन के साथ रशियन एयरफोर्स में 4 और Su-57 को 2021 के एंड तक शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद 2022 से Su-57 में सेकंड स्टेज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब रशिया जल्दी से इनको इंडक्ट करना चाहती है क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट और चाइना दोनों के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि रशिया के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। ऊपर से Su-57 को रशिया भारत को भी बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से पहले ये शर्त रखा गया था कि अगर रशिया पहले इसको अपने एयरफोर्स में शामिल करता है और भारत को ये लगता है कि एक वर्दी एयरक्राफ्ट है, तब जाके भारत इसको खरीदने वाला है। अभी फरवरी में जब भारत में एरो इंडिया शो को आयोजित किया जाएगा तो उसी दौरान Su-57 की मॉडल को भी रशिया की तरफ से यहाँ डिस्प्ले करने की बात की गई है। अब यह भी उम्मीद किया जा रहा है कि जब रशियन प्रेसिडेंट अगले साल की शुरुआत में कहीं पे भारत गश्त पर आएंगे तो उसी बीच Su-57 को भारत को बेचने के लिए प्रेशर डाला जा सकता है और इसी वजह से जल्दी रशिया की तरफ से इसको ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है। अब भारत के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और अगर हमारी एमका की बात करें तो ये 2030 से पहले तैयार नहीं होने वाला है। इसी वजह से रशिया को उम्मीद है कि वो भारत को Su-57 को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के साथ जिस तरीके का हालात अभी चल रहा है ऐसे में उनकी J-20 का सामना करने के लिए भारत के Su-30 काफ़ी नहीं है। हालांकि राफेल उनको कुछ हद तक काउंटर कर सकता है, लेकिन राफेल के मुकाबले चाइना चाहे तो ज़्यादा J-20 को जंग में उतार सकता है और उनको आउट नंबर करने की कोशिश कर सकता है, जो कि वो अभी कर रहे हैं। ऐसे में भले Su-57 यूनाइटेड स्टेट की F-22 जितना स्टेल्थी नहीं है, लेकिन चाइना की J-20 के साथ हेड टू हेड एंगेजमेंट में Su-57 भारत को क्लियर एडवांटेजेस दिला सकता है और इसी को बेस करके हो सकता है आगे चल के रशिया की तरफ से Su-57 को भारत को ऑफर करने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके और अभी हम यूनाइटेड स्टेट की F-35 के बारे में बात करने वाले हैं। F-35 की बात करें तो ये अब तक बनाए गए सभी बेहतरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में से शायद दूसरा एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी इसको आज भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और इसमें आज भी कुछ टेक्निकल और सॉफ्टवेयर ग्लिच पाए जाते हैं। अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक उनको यूनाइटेड स्टेट की नेवी की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यूएस नेवी की F-35 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाने वाला है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिसमें उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें बस छोटी छोटी अपग्रेड ही होने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग $95 मिलियन है और इसमें मेनली F-35 की सर्विस इशू को लेकर कुछ अपग्रेड किए जाएंगे और ये सभी अपग्रेड 2021 के दिसंबर से पहले पूरे होने वाले हैं। F-35 पहले से एक बेहतरीन मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है और ये किसी भी तरह के मिशन को कर सकता है, चाहे वो एयर सुपीरियरिटी मिशन हो या स्ट्राइक मिशन हो या फिर किसी और तरह के एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिशन हो। इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पहले से ही काफी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कुछ हद तक AI सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे एक बेहतरीन फ्लाइंग कंप्यूटर बना देता है। अभी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इस अपग्रेड को करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर होने वाली है। अगला अपडेट राफेल को लेके। एक तरफ जब भारत और चाइना के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसी बीच फ्रांस और भारत की तरफ से एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम स्कायरोस है और इसे 2021 की जनवरी की तीसरी वीक में कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज के दौरान फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल भारत आने वाले हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ मिलकर स्कायरोस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये पहली बार है जब भारत के राफेल ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद किसी कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इससे पहले भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस बार जो एक्सरसाइज किया जाएगा इसमें राफेल को काफी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज को करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो को क्रिएट करने का फैसला किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच जो लास्ट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था वो पिछले साल किया गया था, जिसमें भारत के Su-30 एयरक्राफ्ट को फ्रांस के राफेल के साथ देखा गया था। लेकिन इस बार दोनों ही तरफ से राफेल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन साथ ही इस बार भी Su-30 को ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि अभी भारत लद्दाख में या चाइना को नजर में रखते हुए इन सभी को डिप्लॉय कर रहा है और Su-30 के साथ साथ राफेल का कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अभी एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा चिंताजनक बात होने वाली है, क्योंकि हाल ही में ही पाकिस्तान और चाइना की तरफ से गुजरात के पास अपनी शाहीन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और फ्रांस के अगेंस्ट में भी पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों में काफी कुछ कर चुका है, तो एक तरीके से उनके लिए भी चिंता की बात बन सकती है। वैसे ये सब तो होता रहता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल में प्रेशर बनाने के लिए काफी काम आ सकता है। अगला अपडेट नेवी की तरफ से है। ENSMAC रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन के प्लान के अंदर जो सबसे बड़ी बाधा है वो अभी बजट की वजह से हो रहा है। एक सीनियर नेवल ऑफिसर की तरफ से बताया गया नेवी की मॉडर्नाइजेशन की जरूरत बढ़ने के साथ साथ नेवी के लिए एलोकेट किए जा रहे बजट दिन ब दिन घटते जा रहे हैं।
जो कि नेवी को फ्यूचर वॉरशिप्स को बनाने के और एग्जिस्टिंग वेसल को अपग्रेड करने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। इसी वजह से अपनी बजट को देखते हुए नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्लान में कुछ बदलाव करने का फैसला किया जा रहा है। जैसे कि पहले तय किए गए 57 कैरियर बेस्ड फाइटर की टेंडर को अभी 34 से 36 तक रिड्यूस किया गया है और 10 के बदले अभी बस 6 पीएटा एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। साथ ही नेवी को अभी 12 माइनस्वीयर वेसल की और कम से कम 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक वेसल की जरूरत थी, जिसको अभी रिड्यूस करके 8 और 2 तक कम कर दिया गया है। कम बजट के अंदर भी अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करके रखने के लिए नेवी की तरफ से कोलैबोरेटिव अप्रोच को अपनाया जा रहा है, जिसमें नेवी की तरफ से अलग अलग देशों के साथ जॉइंट लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किया जा रहा है, जिसमें भारत उन देशों के ओवरसी नेवल बेस को एक्सेस कर सकता है और यूएस के साथ रियल टाइम डाटा को भी इंडियन नेवी शेयर कर सकता है और उनके डाटा को एक्सेस कर सकता है, जो कि स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को मदद करने वाला है। भारत की तरफ से अभी 36 देशों के साथ वाइड शिपिंग एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है और साथ ही 3 मल्टीनेशनल पैक्ट को भी साइन किया गया है, जिससे होगा क्या कि सभी देश एक दूसरे के साथ मैरिटाइम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे पूरे इंडियन ओशन रीजन में मौजूद वेसल के बारे में हमें जानकारी मिल सकेगी। और सर्वेलेंस की बात करें तो अगर हमारी कोई वेसल बे ऑफ बंगाल में मौजूद है और यूनाइटेड स्टेट की नेवी की एक P-8I एयरक्राफ्ट डीप इंडियन ओशन रीजन में कहीं पे मौजूद है और इसी बीच अगर वो किसी भी चाइनीज वेसल की गतिविधि को देखता है या फिर सबमरीन को डिटेक्ट करता है तो वो डाटा वो भारत के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि हम फिजिकली वहां पे मौजूद रहे बिना ही पता लगा सकते हैं। और कम बजट के अंदर ही नेवी की ऑपरेशन रेडीनेस को बनाए रखने में ये हमको काफी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक मजबूत नेवी चाहिए तो हमें सफिशिएंट बजट को एलोकेट करना काफी जरूरी है, क्योंकि पहले प्लान किया गया था कि 2027 तक नेवी में 200 से ज्यादा वॉरशिप्स को ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन अभी इसको रिड्यूस करके 175 या फिर 170 तक करने का फैसला किया गया है। ऐसे में अगर चाइना की बात करें तो वो 2030 के अंदर अपनी नेवी में कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को शामिल करने वाले हैं, जो कि आगे चल के भारत और यूएस दोनों के लिए काफी खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।